हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, उनके जन्म से लेकर के 1915 तक। ये हमारा जो नेक्स्ट जो एपिसोड जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ हमारा शुरुआत होगा 1915 से, क्योंकि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत पहुँचते हैं तो क्या क्या घटना घटती है इसके बाद से हम जानते हैं। तो सबसे पहले 1915 में हम देखते हैं। 1915 में तो सबसे पहली बात है कि उनका भारत में आगमन होता है और भारत पहुंचते हैं। यहाँ पे 9 जनवरी के समय में हमेशा हमारा जो इंडिया है वह प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि उन्हीं के आगमन से ही ये दिवस मनाने की एक परंपरा चली आ रही है। 1915 में जब भारत पहुँचते हैं तो यहाँ पे उनकी मुलाकात बहुत ही एक अच्छे जो राष्ट्रवादी नेता थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे मुलाकात होती है उनकी। और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु भी महात्मा गांधी को मान लिया। महात्मा गांधी उस समय भारत मतलब दक्षिण अफ्रीका से चल कर के भारत आए थे, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कह सकते हैं कि 1914 से लेकर के 1918 के मध्य में जो प्रथम विश्व युद्ध चला, उसी समय महात्मा गांधी यहाँ तक पहुँचे। जब ये 1915 में यहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहली बात है कि गुजरात का अहमदाबाद एक जगह होता है। अहमदाबाद एक जगह होता है, वहीं पे साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना यहाँ पे ये करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक तो महात्मा गांधी ने जब मुलाकात की गोपाल कृष्ण गोखले से, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को ये सलाह दिया कि भारत की राजनीति में प्रवेश करने के पहले आपको भारत का भ्रमण करना होगा, ताकि भारत से और भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भारत में हो रहे जो प्रॉब्लम है उससे रूबरू होना पड़ेगा। और यही वजह होता है कि लगभग 1 साल का समय खुद महात्मा गांधी भारत में लगाते हैं। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे जानने वाली बात है कि आखिर कौन ऐसी कारण थी जिसके वजह से महात्मा गांधी को भारत में मतलब महात्मा गांधी के आने से पहले ही सबसे ज़्यादा विख्यात हो चुके थे। एक रीज़न था, क्योंकि देखा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे तो उस सत्याग्रह आंदोलन की खबरें पूरे विश्व में फैल रही थी, और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, राष्ट्रीय नेताओं के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, ऐसे इन सारे माध्यमों से कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की जो छवि थी, जो उनका आंदोलन था और जो उनकी सफलता मिली थी, उसका कहीं ना कहीं कहानी हमारे भारत में भी गढ़ी जा रही थी। इस तरह से भारत के लोगों को लग रहा था कि भारत का कोई ऐसा बंदा है जो दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमेशा आंदोलन कर रहा है। और यहाँ भारत में एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से यानी कि ये कहा जा सकता है कि लोग मसीहा के तौर पे उनको देखने लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यही वजह होता है कि जब 1916 की घटना घटती है, 1916 की घटना, तो 1916 की एक घटना घटती है जिसको हम लोग बोलते हैं लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। और लखनऊ अधिवेशन में पहली बार कह सकते हैं कि पहली बार हिंदू और मुसलमानों को इस बात का एहसास हुआ कि अगर हमारी दोनों शक्तियां सम्मिलित नहीं होती, अगर दोनों शक्तियां इकट्ठा नहीं हो पाती, तो इसका फ़ायदा फिर अंग्रेज़ी सरकार को, अंग्रेज़ी हुकूमत को मिलेगा। तब उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अब हमें फिर से कांग्रेस के साथ गरम और नरम दल जो 1907 में बिछड़ गए थे, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी हुकूमत ने उठाई थी, और इस बात का एहसास मुसलमानों को भी लग गया था। और यहीं पे कहा जाता है कि तिलक और एनी बेसेंट के माध्यम से ही फिर से ये लोग एकजुट हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि महात्मा गांधी इस लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं। और चंपारण के रहने वाले एक किसान नेता हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध थे उस समय चंपारण में, जिनका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल की पहली मुलाकात महात्मा गांधी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होता है। लखनऊ अधिवेशन में एक वजह होता है
क्योंकि देखा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में किसानों की भागीदारी यहाँ पे होती है और यहाँ का मुख्य विषय भी होता है, किसान से संबंधित जो मुद्दे होते हैं इसमें उठाए जाते हैं। हालांकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका नज़र महात्मा गांधी पे रहता है और इसी निगाहें को देखते हुए राजकुमार शुक्ल को लगता है कि अगर हम अपनी समस्या से अवगत कराएं महात्मा गांधी को, तो शायद महात्मा गांधी अगर चंपारण आते हैं तो किसानों की जो समस्या है, जो नीलहों के द्वारा सताए जा रहे हैं किसान, शायद उनकी समस्या ठीक हो जाए। और कहीं ना कहीं राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं और वो सारी समस्या के बारे में बताते हैं और महात्मा गांधी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हम चंपारण आएंगे। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी है, महात्मा गांधी की ज़िंदगी में 1917 बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये घटना घटती है कि ठीक है, 1916 में उन्होंने प्रॉमिस कर लिया कि अब हमें चंपारण जाना है। हालांकि महात्मा गांधी से मुलाकात राजकुमार शुक्ल का हुआ, तो राजकुमार शुक्ल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये चंपारण के मुरली भराहुआ गांव से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई, या ये कह सकते हैं अपनी विरासत में जितने भी धन संपत्ति इनके पास था, यानी कि कहा जाता है कि लगभग 250 बीघा से कहीं ज़्यादा ज़मीन के पास थे और बहुत सारे पशुओं का एक हुजूम था इनके पास। किसान के आंदोलन में किसानों की मुक्ति के लिए उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति को आंदोलन में लुटा दिया। एक समय ऐसा होता है कि उनके पास जब उनकी मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि कफन खरीदने के लिए उनके पास रुपए तक नहीं होते हैं। उस मोहल्ला, उस गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करके उनका क्रियाक्रम किया जाता है। ऐसे ऐसे नेता हुए हैं हमारे भारत के इतिहास में। और एक और भी बात है कि चंपारण सत्याग्रह में जितनी अच्छी भूमिका राजकुमार शुक्ल का होता है, उतनी अच्छी भूमिका किसी किताबों में दिखाई नहीं जाती, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने वो प्लेटफॉर्म दिया महात्मा गांधी को, जिसके वजह से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। तो 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं, तो चंपारण पहुंचने का जो सफ़र है इनका यहाँ पे, ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी जब पटना, मुजफ्फरपुर होते हुए जब मोतिहारी पहुंचते हैं, तो जो सफ़र इनका जब पटना से शुरू होता है, यहीं से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कोई भी अंग्रेज़ी हुकूमत में रहने वाला कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता है कि महात्मा गांधी के जाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए बहुत जगह महात्मा गांधी को रोका जाता है। उनके ऊपर कहा जा सकता है कि कार्रवाई भी होने लगती है, लेकिन महात्मा गांधी नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमें चंपारण जाना चाहिए। और चंपारण में जाने के बाद यहाँ कह सकते हैं कि जब मुजफ्फरपुर के जो अधिकारी होते हैं उनसे वो बात करते हैं, और बात करने के बाद बोलते हैं कि मुझे वहाँ पे सर्वेक्षण करना है, मुझे जांच करना है कि सच में ये जो घटनाएं हैं, सच में जो असंतोष किसानों के अंदर जो व्याप्त है वो सच में सही है। उनको इजाज़त मिल जाती है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 1917 का चंपारण सत्याग्रह। एक चीज़ और है यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, कहा जाता है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बहुत सारे सहयोगी थे। सहयोगी के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, उनके सहयोगी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो हो जाएगा ब्रज किशोर प्रसाद। उसके बाद हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। मजहरुल हक, नरहरि पारिक। इसके बाद है नरहरि पारिक। उसके बाद हो जाएगा महादेव देसाई। उसके बाद हो जाएगा जेबी कृपलानी।
JB कृपलानी। यह देखा जाता है कि जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं तो एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है चंपारण एग्रेरियन कमेटी। उसके सदस्य महात्मा गांधी को बनाए जाते हैं और जब एक कमेटी पेश करती है, जब इस कमेटी का रिपोर्ट सामने आता है तो पता चलता है कि सच में ये समस्या इनके पास है। और ये समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि तिनकठिया जो पद्धति था, तिनकठिया पद्धति जिसकी वजह से कह सकते हैं कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठे खेतों पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे सबसे ज़्यादा किसानों को हानि होती थी। दूसरी बात ये था कि जहाँ पे नील की खेती होती थी वहाँ की ज़मीन जो होता था वो अनउपजाऊ हो जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि नील के द्वारा खेती जो कराई जाती थी मज़दूरों से या किसानों से, उनको उस उत्पादन का सही उपज भी नहीं मिलता था और ये कह सकते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती बेगारी भी खटाई जाती थी। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता था कि नहीं, मुझे तिनकठिया पद्धति को हम नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, तो अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा बनाए गए जो नील्हे थे उनके ऊपर बहुत सारा कर लगा देते थे, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता था कि ज़मीन को ज़मींदारों के हाथ या किसी साहूकारों के हाथ उनको बेचना पड़ जाता था। ऐसी हालत थी, ऐसी स्थिति थी। तो तिनकठिया पद्धति को, और ये कह सकते हैं जब उन्होंने चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य बने, जब ये रिपोर्ट साबित होगा, तब यहाँ पे पहली बार सरकार को मानना पड़ा कि हाँ ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे। और इस कमेटी ने ये बात मान लिया और इसने ये महात्मा गांधी को बोला कि अब की बाद से ये जो तिनकठिया पद्धति है इसको समाप्त किया जाता है। महात्मा गांधी के ज़िंदगी में ये पहला भारत का सत्याग्रह था जहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया, बिल्कुल वही प्रयोग किया जो दक्षिण अफ्रीका में 1907 में उन्होंने किया था। ये जो सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने जो प्रथम बार किया महात्मा गांधी ने चंपारण में, और चंपारण की जीत जो थी भारतीय इतिहास में, भारतीय आधुनिक इतिहास में बहुत ही परिवर्तनीय बिंदु बना। इससे प्रेरणा लेकर के जैसे ही इनको ये सफलता हासिल हुआ, यहाँ से बहुत सारे किसान नेता थे जिनको प्रेरणा मिला कि हमें भी अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए। और महात्मा गांधी फिर आगे कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखे। कहा जाता है कि चंपारण ने महात्मा गांधी को इस तरीके से बनाया, इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया कि महात्मा गांधी कभी भी, कह सकते हैं कि कभी भी इस सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने, मतलब जितने भी आंदोलन उनके हुए सभी में उन्होंने इस नई जो नायाब जो पद्धति थी उसको हमेशा लागू रखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1918 में। हर डेट बाय डेट आपको हम बताते चलेंगे महात्मा गांधी से जो जुड़े हुए यहाँ पे जो भी समस्या है और जो भी उन्होंने अपने लाइफ में किया, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे ताकि आपको भी फैक्ट के माध्यम से याद रहे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1918 में अहमदाबाद का जो मिल श्रमिक मजदूर थे उन्होंने आंदोलन कर दिया। यहाँ पे कहा जाता है कि मतलब प्लेग फैल गया था और जो मजदूर थे वो पलायन करने लगे थे, क्योंकि उनके भरण पोषण के लिए, उनके जीवन जीने के लिए ज़रूरी था पैसे। तो वहाँ के मिल मालिक थे, ये चाहते थे कि नहीं, हम 50% आपको बोनस देंगे, आप हमारे यहाँ अभी काम करिए और रुक जाइए। लेकिन जो मालिक थे यहाँ पे वो मजदूरों की हालात के साथ खिलवाड़ कर दिया। कहा जाता है यहाँ पे कि मजदूरों के साथ उन्होंने छल कपट से उनका बोनस समझिए कि देने से इनकार कर गए। तो पहली बार कहा जाता है कि महात्मा गांधी को श्रमिक लोगों ने बुलाया कि हमारी जो लड़ाई है कम से कम इसका हक तो दिलवा दीजिए। तब उन्होंने ये देखा कि ऐसे भी इतिहास में ये माना जाता है कि महात्मा गांधी का यह पहला भूख हड़ताल था और भूख हड़ताल पे बैठे थे अहमदाबाद जो मिल मजदूरों के खिलाफ
जो आंदोलन था उसमें पहली बार इन्होंने यहीं पे भूख हड़ताल किया, भूख हड़ताल। और यहाँ पे एक इनके मित्र थे, वो बहुत ही बड़े पैसे वाले थे, उद्योगपति थे, अंबालाल साराभाई इनके महात्मा गांधी के मित्र थे। और उनकी बहन जो अनसुईया बेन थी वो महात्मा गांधी की अच्छी सहयोगी बनी। कहा जाता है कि दोनों के बीच में जब वार्तालाप हुआ तो उद्योगपति थे, उन्होंने 35% बोनस देने की बात को स्वीकार कर दिया, 35%। और इस तरीके से महात्मा गांधी का यह दूसरा जो सत्याग्रह था या दूसरा जो आंदोलन था, जो श्रमिकों के साथ में जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनको जो सफलता मिली, ये दूसरा सफलता था, दूसरा सफलता। इसी समय एक और घटना घट जाती है। 1918 में ही, यहाँ पे देखते हैं 1918 में ही एक और किसान आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जाते हैं। वो गुजरात में ही एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा। कहा जाता है कि खेड़ा के किसानों को इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो गया, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि शायद वो यहाँ पे कर देने के लिए मजबूर हो गए। कहा जाता है कि उस समय उनके फसल इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया कि उनके पास खाने के लिए तक भी नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि हम कर लिए बिना रह ही नहीं सकते। तो महात्मा गांधी जब यहाँ पहुँचे तो अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ जब इनकी बात हुई तो पता चला कि बहुत ऐसे लोग हैं जो डर से या मजबूरी से कर दे चुके हैं। तब महात्मा गांधी ने यहाँ के मजदूरों को बोला, यहाँ के किसानों को बोला कि जिनकी मर्जी और जिनकी क्षमता है वो कर दे सकता है, और जिनके पास क्षमता देने के योग्य नहीं है वो यहाँ पे कर को नहीं दे सकता है। इस तरीके से ये भी आंदोलन महात्मा गांधी के लिए सफल रहा 1918 का। इस तरीके से देखा जाता है तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो किसान से संबंधित था, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर जो श्रमिक से संबंधित था, और 1918 में ही खेड़ा का विद्रोह था जो किसानों से संबंधित था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 1919 का। ये 1919 भी ये कमाल का एक दौर है, खास करके महात्मा गांधी के लिए। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि यह 1919 का दौर उनके जीवन के लिए एक ऐसी पहलू थी, एक ऐसी पहली थी, और ये भी कह सकते हैं कि 1919 का वो दौर था जिसमें पहली बार महात्मा गांधी सीरियस होकर के राजनीति के तरफ में प्रवेश किए थे। 1919 में एक ऐसी घटना घट गई जो महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए और भारतीय राजनीति की वागडोर संभालने के लिए उनको आना पड़ा। तो 1919 में कुछ घटना देखते हैं। सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पे कुछ घटनाएं घटी थी। जैसे बात करते हैं तो एक घटना थी यहाँ पे जिसका नाम है रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट हम इस सभी को बारी बारी से आपको बताएंगे कि घटना क्या थी। और दूसरा होता है 1919 में, वो होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। 1919 में पंजाब का एक जगह है जिसका नाम है अमृतसर। अमृतसर, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि पंजाब में उस समय बैसाखी जो उत्सव था बड़ा धूमधाम से लोग मनाते थे, और इसी उत्सव में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि उनको वहाँ जाने से रोक दिया गया। तो यहाँ पे बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से डॉक्टर सतपाल और किचलू जो थे, यानी कि कह सकते हैं कि डॉक्टर सतपाल और किचलू शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कुछ पुलिसों का जो
एक दल था यहाँ पे चला आया और उसने यहाँ पे एक समझिए कि विद्रोह खड़ा कर दिया, जिसमें लगभग इनके 2 साथी मारे गए। 2 साथी मर जाने के बाद यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो आम जो लोग थे, वो भड़क गए और लगभग 5 पुलिसों को खदेड़ के मार डाला। फिर ये घटना घट जाती है बाद में। इस वजह से डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद, नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से, और ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर सतपाल और किचलू के रिहाई के लिए एक प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन अमृतसर का एक अधिकारी था जिसका नाम था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर और इनका जो सैन्य अधिकारी था उसका नाम था माइकल आर डायर। और यही माइकल आर डायर ने अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उन निहत्थों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। और कहा जाता है कि यहाँ पे लगभग सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 379 लगभग लोग मारे गए। ये अंग्रेजी हुकूमत का सरकारी आंकड़ा है। उस समय कहा गया कि लगभग 379 लोगों की हत्या हो गई और लगभग हज़ारों से कहीं ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। 1000 से कहीं ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। ये जो घटना थी जालियांवाला बाग हत्याकांड का, ये महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने वाले जो क्रांतिकारी थे, उनको भी झकझोर के रख दिया। इस समय कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइट की उपाधि उन्होंने त्याग दिया। कहा जाता है कि कार्यकारिणी परिषद से शंकरन नायर ने भी अपना त्याग पत्र दे दिया। महात्मा गांधी, जिसे कहा जाता है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उस समय इनको लगा था कि शायद अंग्रेजी हुकूमत इतना अच्छा प्रशासन दुनिया का कोई भी प्रशासन दे ही नहीं सकता। उनके मन को जीता हुआ था अंग्रेजी हुकूमत की सरकार ने, और कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कभी खड़ा होने का कोशिश महात्मा गांधी ने नहीं किया। भारत आने के बाद इनको लगा कि अगर दुनिया में सबसे बेस्ट प्रशासन और शासन किसी का होता है तो सिर्फ ब्रिटिश सरकार का ही होता है। और यही वजह होता है कि भारत के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि भारत के युवाओं को इकट्ठा करने के बाद भारत के युवाओं से आह्वान किया कि कम से कम प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्रों के साथ जो युद्ध हो रहे हैं, कम से कम भारत के तरफ से अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग होनी चाहिए। और उन्होंने खुल करके स्पष्ट तरीके से भारत के लोगों को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके सेना में भर्ती होकर के उनका सहयोग करिए। जब उन्होंने ये बात कही थी तो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कहा था भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि दिया था, सार्जेंट की। और इतना ही नहीं, उसी समय उनको हिंद केसरी की भी उपाधि मिली थी। हिंद केसरी की उपाधि। लेकिन 1919 में इस तरीके से घटना हुआ, दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसके वजह से महात्मा गांधी का जो प्रेम था अंग्रेज़ों के सामने और अंग्रेज़ों से जो मोहब्बत थी वो अचानक ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे जो व्यक्ति हमेशा सहयोग की भावना से, महात्मा गांधी हमेशा अंग्रेजी हुकूमत का जो सहयोग किया करते थे, इसके बाद ये हमेशा विरोध और असहयोग की नीति ही अपनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे दूसरा जो कारण है 1919 में, वो है रोलेक्ट एक्ट। वो घटना थी रोलेक्ट एक्ट का।
देखिए, हर इतिहास में जो भी घटना घटते उसके पीछे के कारण को समझना ज़रूरी होता है। रॉलेट एक्ट की घटना ऐसे ही नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत ये चाहती थी कि यहाँ के राष्ट्रीय चेतना को कम से कम विनाश कर दिया जाए। जो राष्ट्रीय चेतना जो हमारे भारत के जनमानस में उत्पन्न हो रही थी उसको ख़त्म कर दिया जाए। और इसी ख़त्म करने के लिए रॉलेट एक्ट सिडनी ने एक प्लान चलाई, जिसके बारे में मोतीलाल नेहरू ने कहा था, यह कानून न वकील, न दलील, न अपील जैसा कानून है। इसमें कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति पे शक और संदेह हो जाए उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। ये भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा अपमानजनक वाली कानून थी, और एक ऐसा कानून जिसके साथ जीना बहुत ही मुश्किल था। ये जो अधिकार होते हैं, मानव के जो अधिकार होते हैं, उस अधिकार से महरूम कर देना बहुत ही मुश्किल वाली बात थी। और महात्मा गांधी को ये दोनों घटनाएं उनके जीवन में इस तरह से हो गया, इस तरह से कर दिया कि उनको मजबूरी बन गई राजनीतिक में आने का। वो राष्ट्रीय आंदोलन के एक ऐसे नेता थे जो कहा जाता है कि सीरियस तरीके से या 1919 में उनका प्रवेश होता है राजनीति में। उसके बाद एक और भी कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1920 का, जब उनको लगता है कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से वो जालियांवाला बाग हत्याकांड, हालांकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी बनी थी और हंटर कमेटी ने भी लीपापोती कर दिया। इनसे इनका जो दिल आहत हुआ, इनका जो दिल टूटा, और जो विश्वास, जो भ्रम था अंग्रेजी सरकार के समक्ष, वो बिल्कुल इनका भरोसा टूट गया। भरोसा टूटने के वजह से 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तरीके से, महात्मा गांधी के आंदोलन में एक खास बात है, उन्होंने जो भी आंदोलन किया उसके लक्ष्य को उन्होंने स्पष्ट दिखाया। जैसे अगर 1917 की चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो उनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, नीलहो से मुक्ति, किसी तरह तिनकठिया पद्धति को ख़त्म करना है। उसके बाद से हम लोग यहाँ देखते हैं दूसरा, 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन में एक घटना घट गई थी। 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके वजह से महात्मा गांधी को अपने आंदोलन को ही स्थगित करना पड़ा। और कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को कहा कि ये तो षड्यंत्र कर दिया इसमें, और आंदोलन को भड़काने के जुर्म में उनको 6 वर्ष की सज़ा दे दिया। और इस तरीके से कहा जाता है कि 1924 में वो रिहा हुए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। और जब 1924 में रिहा हुए तो कहा जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन महात्मा गांधी को करने का मौका मिला, और 1924 का जो अधिवेशन था वो था बेलगांव का अधिवेशन। 1924 का जो अधिवेशन था वो बेलगांव का अधिवेशन था। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय जो कांग्रेस जो पार्टी थी, इसके केवल मात्र एक ही बार इनको इसकी अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ, और वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जो पूछा जाता है। उसके बाद की बात होती है कि 1924 का जैसे घटना घट जाता है, उसके बाद ये 1925 की बात आती है। हम कुछ कहानी आपको छोड़ के इसलिए चल रहे हैं ताकि बहुत उतना इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें नहीं है। बिहार जो शिक्षा भर्ती परीक्षा इसके लिए है। अगर वहीं आप बीपीएससी से संबंधित जो आप पीटी का देखते 69 के लिए,
तो उसमें हर पॉइंट को अलग अलग डिटेल्स में बताया गया है, क्लास में पूरा डिटेल्स बताया जाता है। लेकिन आपको यहाँ तक इसलिए करा दे रहे हैं ताकि कुछ फैक्ट्स ऐसे भी है, कुछ एनालिसिस ऐसे भी है जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और आप इसे मिस न कर पाएँ। तो 1900 कहा जाता है कि 1925 में यहाँ पे महात्मा गांधी चरखा संघ की स्थापना करते हैं, चरखा संघ की। हालांकि हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके बाद से और सारी घटनाएं, क्योंकि छोटे छोटे एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और डिटेल्स इसको लेके चले। धन्यवाद।